Hello everybody, I am Lalit Mohan Verma and welcome to today's lecture of Python. Actually in this lecture we are going to discuss about the object oriented programming concept, यानी कि हम object oriented programming के कुछ concepts को discuss करने वाले हैं। अब आप सोचोगे कि सर अभी तो हम फाइल हैंडलिंग कर रहे थे, फाइल हैंडलिंग के चैप्टर में भी कुछ और बाकी था, लेकिन ये बीच में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ से आ गई। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन द डेटा फाइल हैंडलिंग वी हैव अ मॉड्यूल विच इज़ नोन एज पिकल मॉड्यूल। तो पिकल मॉड्यूल में हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बात करेंगे। उसमें बातें क्या होंगी ये बता दे रहा हूँ मैं, कि उसमें हम डिस्कशन इस मैटर पे करेंगे कि किस तरह से बाइनरी फाइल्स में हम रीड एंड राइट ऑपरेशन करें और उन ऑपरेशंस में हम किस तरह से डिक्शनरी डेटा टाइप या फिर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्लास भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है, ये एक फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट पाइथन इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वो कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा। तो इससे पहले कि हम पिकल मॉड्यूल की बात करें और उसमें क्लास की और ऑब्जेक्ट की बात करें, यू पीपल मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। और जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ही तो बेटर है कि हम उससे पहले के कुछ फीचर्स की बात कर लें। दीज आर द फीचर्स कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहले हम बात करेंगे कि कौन सा पैटर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। तो मेनली हमारे पास दो पैटर्न्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पैराडिज्म। तो हम उन सभी पे बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। वन मोर थिंग कि आप लोगों को सभी को शायद कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर ये जो आप पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं ये पीडीएफ कहाँ है, नहीं मिल रही है या फिर वट एवर इज़ दैट। तो जितने भी लेक्चर हैं इन सारे लेक्चर्स के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो हियर वी कम। दिस चैप्टर एक स्मॉल सा चैप्टर है, हार्डली 8-9 पेजेस हैं, आपकी बुक में ही अवेलेबल हैं, वहीं से ये पीडीएफ ले रखी है हमने। तो वैसे ये सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि सिर्फ बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 12th में ही नहीं, आगे भी ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये कंपटीशन में भी इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है। सो हेयर वी बिगिन्स। यहाँ पे ये पीडीएफ आप लोगों ने आई थिंक कि ऑलरेडी एक बार स्टडी कर ली होगी, नहीं भी की होगी तो अब हम इस पीडीएफ को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल। तो इंट्रोडक्शन में यही लिखा हुआ है कि काफ़ी समय से जो भी चेंजेस हुए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि हम मशीन लेवल पे वर्क करते थे, मशीन लैंग्वेज के थ्रू वर्क करते थे, कोडिंग करते थे, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, फिर हम असेंबली लैंग्वेज पे आए, असेंबली लैंग्वेज के बाद फिर बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस आ चुकी हैं अब, और उसी में से जो हम करंटली जिन पे वर्क कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और उन्हीं में से जो एक मेन कॉन्सेप्ट निकल के आता है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, जिसके कारण ये सारी की सारी लैंग्वेजेस काफ़ी सक्सेसफुल है, वो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, आखिर ये है क्या। सबसे पहले तो ये एक नया सा वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, पैराडिज्म। इसका मतलब सिंपल होता है, आप इसको समझ सकते हो कि कोई पैटर्न, ठीक है। तो इट इज़ रिटन हियर, अ प्रोग्रामिंग पैराडिज्म रेफर्स टू वे और स्टाइल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को राइट करने का एक स्टाइल जो होता है उसे हम प्रोग्रामिंग पैराडिज्म बोलते हैं। वी हैव बीन डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म सच एज प्रोसीजरल,
प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग से एक पॉइंट चला आ रहा था दैट वाज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलर का इवोल्यूशन हुआ और करंट टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। अब हम इसी पैराडिज्म की बात करेंगे, दैट इज़ OOP। इसको कई बार हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो एक कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई प्रोसीजरल में कैसे होता था और उसके बाद यहाँ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किस तरह से वर्क कर रहे हैं। इस पैराग्राफ से आप सिर्फ एक लाइन को होल्ड कर लीजिए, एक लाइन कंसीडर कीजिए। इट इज़ रिटन हियर, दिस लाइन, द लास्ट वन, it is written here, procedural program will view a program as a sequence of action taking place। procedural programming में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम को हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम मेनली उन सीक्वेंसेस पे वर्क करते हैं और वो सीक्वेंस कौन से होते हैं, वो सीक्वेंस होते हैं डायरेक्ट एक्शन के, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें केवल डेटा पे फोकस करते हैं, दैट इज़ कोई वैल्यू आई और उसके थ्रू हमने डेटा को प्रोसेस कर दिया और एक नया डेटा हमारे पास अवेलेबल हो गया। दैट वाज द ओनली थिंग वी यूज टू डू इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म की। अब ये क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अनलाइक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ऑन द अदर हैंड, ठीक, इट व्यूज अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व रादर देन प्रोसीजर फॉर डूइंग इट। यहाँ पे एक नई बात आ जाती है और वो बात आ जाती है ऑब्जेक्ट की। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज ये हो जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, यानी कि हम जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं इट मीन्स कि रियल वर्ल्ड में उस तरह की कोई एंटिटी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और उसके अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है ये अभी और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। एम्फसाइज कीजिए आप यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन रिटन है, एंड दैट इज़ ऑब्जेक्ट इज़ एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, यानी कि इसका अपना एक बिहेवियर होता है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्या एग्जाम्पल है उसको देखने से पहले इसकी हम इन शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट इज रिटन हियर, एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। ये दूसरी बार बोल दिया हमने, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? इसको इस तरह से समझेंगे जैसे फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने एक रियल वर्ल्ड एंटिटी ले ली और वो रियल वर्ल्ड एंटिटी हमने कौन सी ले ली? ऑरेंज, ठीक है। तो ये ऑरेंज जो है इसको हमने बोला कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो यस इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, और इसका अपना एक बिहेवियर होता है। सो हियर इट इज़ मेंशन इट्स बिहेवियर। पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या देखते हो कि इसकी एक डिफाइंड शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है इसकी, ठीक है। कोई दूसरी शेप इसकी नहीं होगी, तो ये इसकी एक क्वालिटी हो गई, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इट्स कलर इज़ ऑरेंज। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज हो सकता है, लिटिल बिट ग्रीन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इसका एक कैरेक्टर है। इस तरह का कैरेक्टर सारे के सारे ऑरेंजेस में पाया जाएगा। अब इसके हम बिहेवियर की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये दो। कोई ऑब्जेक्ट तभी ऑब्जेक्ट कहलाएगा जब उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक हो और जब उसका अपना एक बिहेवियर हो।
बिहेवियर में हमने इसकी वो क्वालिटीज़ रखी हैं जो सभी में होती हैं, ठीक है। दैट इज़ जूसी होता है, सिट्रस होता है, इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट एंड सोर होता है, खट्टा मीठा होता है। तो ये इसका बिहेवियर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे सीलिंग फैन का एग्जांपल दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका अपना एक बिहेवियर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होती हैं उसका कलर, उसकी मोटर की कैपेसिटी, नंबर ऑफ ब्लेड्स, कितने ब्लेड्स होते हैं। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई ये फ़ैन अगर है तो वो ऐसा होगा ही। और उसके साथ में बिहेवियर, फ़ैन का बिहेवियर क्या होता है कि ये रोटेट करता है एक स्पीड से, और जब रोटेट करता है तो एयर फ्लो होता है, ठीक है। तो ये इसका बिहेवियर हो गया। ये बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हो सकती। अगर किसी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि उसे हम एक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है ट्रैफिक फ्लो का। ट्रैफिक फ्लो में जो आप लाइट्स देखते हो, उन लाइट्स के बारे में, और यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि किस तरह से हम उसको देखेंगे विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, कि उसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के व्यू से किस तरह से देख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडाइम से किस तरह से देख सकते हैं। सो लेट्स सी, एज यू नो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम focuses on procedures और द वर्किंग एक्शन। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम केवल प्रोसीजर पे फोकस करते हैं, इन्हीं प्रोसीजर्स को हमने वर्किंग एक्शन बोला, ठीक है। यूजिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम द अबव सेड प्रॉब्लम विल बी व्यूड। कौन सी प्रॉब्लम? ये वाली प्रॉब्लम। ये हम सिमुलेशन करके देखेंगे ट्रैफिक फ्लो एट रेड लाइट क्रॉसिंग, यानी कि जो क्रॉसिंग्स पे रेड लाइट लगी होती है उसमें कौन कौन से वर्क किए जाते हैं, उसको कौन से पैराडाइम से हम किस तरह से देखेंगे। तो अगर इस एग्जांपल को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के व्यू से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक एक्शन होगा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के व्यू से वहाँ पे सिर्फ एक एक्शन होगा, और वो एक्शन क्या होगा? वो एक्शन ये होगा कि वहाँ पे या तो मूविंग का सिग्नल दिया जा रहा है, या फिर हॉल्टिंग का यानी कि रुकने का सिग्नल दिया जा रहा है, या फिर टर्निंग का सिग्नल दिया जा रहा है, और एक्सेलरेटिंग का सिग्नल दिया जा रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। यानी कि सिर्फ एक्शंस हैं, ये वर्किंग इस तरह से होगी बस कि या तो आप रुक जाइए, या फिर चलिए, या फिर टर्न लीजिए, या फिर आप स्पीड अप हो जाइए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वर्क होगा। कैसे वर्क होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम हाउएवर एम्स एट ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरफेस, ठीक है, क्योंकि हम उनके इंटरफेस पे फोकस करते हैं। थस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, द ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम विल बी व्यूड इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व। दैट इज कि ट्रैफिक सिग्नल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व आर कार, ट्रक, बसेस, स्कूटर, यानी कि ये सारे के सारे व्हीकल। भाई ट्रैफिक सिग्नल को अगर आप कंसीडर करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम केवल ट्रैफिक सिग्नल्स की ही बात करें। we will also have to talk about the objects which are involved in that signal। तो एक तो हमारी एंटिटी हो गई, वो एंटिटी है ट्रैफिक सिग्नल्स, लेकिन उन ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके आसपास के एटमॉस्फेयर पे। आसपास का एटमॉस्फेयर कौन सा हो गया? यानी कि वो व्हीकल्स, जिन व्हीकल्स को वो ट्रैफिक सिग्नल इंस्ट्रक्शन दे रहा है
इंस्ट्रक्शन फॉर मूविंग, इंस्ट्रक्शन फॉर हॉल्टिंग, इंस्ट्रक्शन फॉर टर्निंग एट्सेट्रा। ठीक है, तो दीज थिंग्स दैट इज़ ये जो व्हीकल के नेम मेंशन किए हुए हैं, कार, ट्रक, बसेस एट्सेट्रा, हम इनको भी कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जो एक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से अटैच्ड जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी कंसीडर करेंगे, लेकिन जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उसमें हम सिर्फ इतना करते हैं कि हमारे जो वर्किंग, हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में जो भी हमारे पास जो भी अप्रोच है उस अप्रोच का या फिर उस कॉन्सेप्ट के वर्किंग पॉइंट्स कौन से हैं हम सिर्फ उन पे फोकस करते थे। तो ये रहे वो वर्किंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ से यहाँ की लाइंस में ये बात हमारी हुई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स स्टॉप नहीं होते हैं, इससे एक स्टेप आगे भी जाएंगे हम। इससे एक स्टेप आगे जब हम जाते हैं तो वो हमारे पास एक फीचर आता है क्लास का। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अ क्लास। अब क्लास क्या है? क्लास इज़ अ टेम्पलेट बोल सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ब्लूप्रिंट बोल सकते हो। अगर ब्लूप्रिंट में भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप सिंपल ये बोल सकते हो कि क्लास क्या है? क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप। तो ये जो हमने ऊपर मेंशन किया था इसमें कॉन्सेप्ट निकल के आता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगल नहीं आता, इट कम्स अलोंग विद अ क्लास। जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे तो उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को हम क्लास का नेम देंगे। ठीक है, as it is written here in the above example, cars have been identified as object। कार जो है ये एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, अब कार की कई सारी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि उसमें स्टीयरिंग व्हील होता है, सीट होती है, मोटर होता है, उसमें ब्रेक्स होते हैं एट्सेट्रा, यानी कि कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो कार अकेले नहीं है, कार ऑल्सो कम्स अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और ये तो बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की, कार की कैरेक्टरिस्टिक, बट दे ऑल्सो हैव देयर बिहेवियर। कार का अपना बिहेवियर भी है। बिहेवियर में हम क्या रखेंगे? बिहेवियर में हम रखेंगे मोबिलिटी, क्योंकि कार मूव करती है। अच्छा, तो ये बात तो हो गई इस सिंपल एक कार की। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे सामने कि ये जितने भी कार है, ट्रक है, बस है, स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, इन सभी को कंबाइन करके हम एक क्लास की फॉर्म में रख सकते हैं। तो वो जो क्लास बनेगी वो क्लास बनेगी व्हीकल की। ठीक है, और व्हीकल में ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, कार, ट्रक, बसेस एट्सेट्रा, हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लास का। एज इट इज़ रिटन हेयर, अ क्लास इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट that share common properties and relationship। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लास का। अब इन शॉर्ट समझ लो, क्लास एक ग्रुप होगा जिसमें हम कई सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? तो जिस व्यू में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज़ करने जा रहे हैं उसमें इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द क्लास। क्लास का डेटा ऑब्जेक्ट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा। हम केवल उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस करना हो मीन्स कि उसमें रीड एंड राइट करने का ऑपरेशन। क्लियर?
तो ये जो था एक छोटा सा व्यू था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, लेकिन इसको हम एक्सटेंड करेंगे अभी कुछ ही देर में। उससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बाकी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन पे बात करते हैं। एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर, नंबर 1 इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो इन शॉर्ट बता रहा हूँ, डेटा एब्स्ट्रैक्शन refers to the act of representing essential features। जब भी डेटा एक्सट्रैक्शन की बात आती है तो आप इस वे में डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट और टू शो ओनली द एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, एसेंशियल फीचर्स मीन्स यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कार का। ठीक है, अब कार में क्या होता है, जब आप कार को ड्राइव करते हो तो आपको पता होता है कि वहाँ पे एक डैशबोर्ड है, वहाँ पे गियर भी है, वहाँ पे क्लिच भी है, वहाँ पे एक्सेलरेटर भी है, ब्रेक भी है। लेकिन जब हम कार को ड्राइव करते हैं तो हम एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लिच, स्टीयरिंग, इनकी जो इंटरनल वर्किंग है उस पे हम फोकस नहीं करते हैं। क्या आप ये देखते हो कि कार का गियर बॉक्स कहाँ पे है, कौन सा टूल कहाँ पे अटैच हो रहा है, इसका इंजन एक्सेलरेटर से किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है? हमें उन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, हम केवल उसके एसेंशियल फीचर्स को ही शो करते हैं। ठीक है, एसेंशियल फीचर में यही सारे के सारे फीचर्स हैं कि उसका गियर हो गया, स्टीयरिंग हैंडल हो गया, क्लच हो गया। तो जब हमें यूज़ करना होता है तो हम डायरेक्ट क्लच वाला पैडल यूज़ करते हैं या फिर एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं या स्टीयरिंग व्हील का यूज़ करते हैं, हम उसकी इंटरनल वर्किंग में नहीं जाते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ही हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास डेटा हाइडिंग का। डेटा हाइडिंग एज द नेम सजेस्ट, इसका सिंपल मीनिंग यही होता है इस टर्म का कि इट इज़ द एक्ट ऑफ हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल, यानी कि इररिलेवेंट जो डिटेल थी उसको हम हाइड कर रहे हैं। जैसे क्या हाइड किया हमने इस एग्जांपल में, हमने हाइड कर दिया क्लिच का वायर इंजन से किस तरह से कनेक्ट है, पेट्रोल टैंक जो है वो इंजन से किस तरह से कनेक्ट है। तो वहाँ पे हम डेटा हाइडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल वर्किंग को हम, इंटरनल डेटा को हम हाइड कर रहे हैं, तो ये हुआ डेटा हाइडिंग। और एब्स्ट्रैक्शन में हम बोलेंगे एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स, कि हम केवल एसेंशियल फीचर्स को शो करेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक पॉजिटिव वे में आता है, कंफ्यूज मत होना इन दोनों से। एब्स्ट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो एक पॉजिटिव वे में बात करेंगे, दैट इज़ वी आर रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स ओनली। और डेटा हाइडिंग की जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज़ द एक्ट ऑफ हाइडिंग इररिलेवेंट डेटा, कि जो भी अननेसेसरी डेटा है उसको हम हाइड कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एनकैप्सुलेशन का। अब एनकैप्सुलेशन क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखोगे, here it is written encapsulation, the wrapping up of data and operation into a single unit is known as encapsulation। देखो अभी हम आगे ये देखने जा रहे हैं कि हम क्लास में क्या करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम क्लास में हमारे पास दो तरह के मेनली मेंबर होते हैं। एक होता है फंक्शन यानी कि मेथड, और दूसरा होता है वेरिएबल। तो हम उन दोनों वेरिएबल को आउटसाइड की जो प्रोग्रामिंग होती है उससे हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। एनकैप्सुलेशन का मीनिंग है कि डेटा या फिर उससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं, यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है फंक्शंस से, उनको रैप अप कर देना। रैप अप कर देना ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आप कोई गिफ्ट लेके आते हो, उसको रैप अप कर देते हो जिससे कि कोई उसको देख ना पाए, है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कैप्सूल देता है। कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल की अपर बॉडी होती है जो कि एक जेलेटिन की बनी होती है, कैप्सूल जिसको हम कैप्सूल ही बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत ही गंदा सा कड़वा सा कोई सॉल्ट भरा हुआ होता है।
तो वो जो सॉल्ट है, वो जो दवाई है, वो जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन को हमने रैप अप कर दिया। तो जब उसको रैप अप कर दिया तो अब हमें उस अंदर की मेडिसिन का कोई टेस्ट नहीं दिख रहा, उसका कोई कलर नहीं दिख रहा, उसकी कोई वर्किंग नहीं दिख रही है हमें। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये एनकैप्सुलेशन का। इट मीन्स कि हम डेटा को और उसके मेथड्स को एनकैप्सुलेट कर देते हैं। जैसे अगेन इन्होंने यहाँ पे कार का एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लीजिए, एक तो ये वर्ड आ रहा है मेंबर फंक्शन और मेथड। ये मेंबर फंक्शन वही मेंबर फंक्शन है या फिर वही फंक्शन है जो हम प्रीवियस एक चैप्टर में कम्प्लीटली स्टडी करके आए हैं, जिसमें हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते थे, उसका हेडर होता था, उसके बाद उसकी बॉडी होती थी। ठीक है, तो ये वही फंक्शन है। और दूसरा डेटा, डेटा में क्या आता है? डेटा में आता है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इस तरह के जो डेटा टाइप्स हैं उनको हम डेटा के कॉन्सेप्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे ये रहा आपका फंक्शन, ठीक है, और ये रहा आपका डेटा। ठीक है, इसको हम सिंगल यूनिट में रैप अप कर देते हैं और उसी एक सिंगल यूनिट को हम क्लास बोल देते हैं। ठीक है, ऑन द होल बस इतना समझ लीजिए फिलहाल के लिए। एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी रैप अप द डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, उसमें मूव करते हैं। एंड दिस टॉपिक इज़ इनहेरिटेंस। देखो, पहले तो इनहेरिटेंस ये जो वर्ड है इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ लो। इनहेरिटेंस का मतलब होता है रिसीव करना। ठीक, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें और आपकी फैमिली की बात करें तो आपने देखा होगा कुछ हैबिट होती हैं जो कि आपकी फैमिली में कई सारे पर्सन की सेम होती हैं। जैसे आपके दादाजी को आपके दादाजी का कुछ बिहेवियर था, सपोज़ कि उन्हें मॉर्निंग वॉक की आदत थी या फिर उन्हें कुछ खाने में पसंद था, तो वही आदत या फिर वही हैबिट आपके फादर में इनहेरिट हो गई ऑटोमेटिकली, और वही जो हैबिट है वो आप में इनहेरिट हो गई ऑटोमेटिकली। या फिर आपके दादा का या फिर आपकी दादी का जैसा फेस है वैसा ही फेस आपके फादर का आ गया। तो ये जीन्स के थ्रू इनहेरिट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का प्रॉपर। अगर सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, अब दूसरा इनहेरिटेंस हम समझते हैं कि कोडिंग में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। तो इनहेरिटेंस का मतलब कोडिंग में ये रहा, क्या मतलब ये कि सपोज़ कीजिए कि देयर आर मल्टीपल क्लासेस, कई सारी क्लासेस हैं आपके प्रोग्राम में। उन क्लासेस में बहुत सारे डेटा होंगे, यानी कि बहुत सारे वेरिएबल होंगे जिनमें डेटा आ रहा होगा, और कई सारे मेथड्स भी होंगे। मेथड्स मीन्स फंक्शन। तो एक क्लास के फंक्शन को या फिर एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, अब जब मैंने प्रॉपर्टी कहा तो उसमें डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल और मेथड यानी कि फंक्शन, ये दोनों इंक्लूड हो गए। तो एक क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ को दूसरे क्लास में इनहेरिट करना यानी कि रिसीव करना यानी कि यूज़ करना, ये फीचर कहलाता है इनहेरिटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके प्रोग्राम में कोई क्लास है, उस क्लास को मैंने नेम दिया क्लास ए, और उसमें कोई फंक्शन है प्रिंट डेटा, और इस फंक्शन को हम यूज़ करना चाहें हमारी दूसरी क्लास में, क्लास बी में। ठीक है, तो ये जो हमने किया कि क्लास ए के एक फंक्शन को क्लास बी में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। अच्छा, एक ये लाइन देख लीजिए, द क्लास फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज़ आर इनहेरिटेड, यानी कि जिससे हम प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं बेस क्लास या फिर सुपर क्लास, और जो क्लास ये प्रॉपर्टीज़ रिसीव कर रही है उसे हम बोलेंगे ड्राइव्ड क्लास या फिर सब क्लास। इसका रियल लाइफ में एग्जांपल ये कि आपके जो फादर हैं, आपके फादर बेस क्लास हो गए, और अगर
उनकी आंखें आपके फादर की आंखों के जैसी हैं, मीन्स उनकी एक प्रॉपर्टी आप में इनहेरिट हो गई है, तो आप हुए ड्राइव्ड क्लास। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट फीचर इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो इसको भी रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ लो। सपोज कीजिए कि हमारे स्कूल में एक टीचर है, तो आपके लिए वो टीचर है। जब वो घर पे जाएगा तो वो एक बेटा भी होगा। किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्रेंड भी हो सकता है, पर्सन एक ही है। अपनी मदर के लिए वो बेटा हो गया, ठीक है। उस टीचर के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए वो फादर हो गया। उसकी अगर वाइफ है तो उसके लिए वो हस्बैंड हो गया। इट मीन्स के पर्सन इज सेम बट ऑन द डिफरेंट टाइम्स ही इज बिहेविंग डिफरेंट। तो ये जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी के मल्टीपल व्यूज़ में किसी को देखना, इट इज़ नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कोडिंग के मैटर में। तो कोडिंग में हम ये बोलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी फॉर अ मैसेज को यहाँ से कट कर दीजिए, कंफ्यूज करेगा आपको। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी फॉर अ डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म, यानी कि कोई डेटा मल्टीपल फॉर्म्स में प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो एक एबिलिटी है, इस एबिलिटी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इस पार्ट में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, अगर हमने कहा 5 + 7 इज इक्वल टू 12, यू विल से यस, हाँ ठीक बात भी है। अच्छा, अगर अब हम यहाँ पे कहते हैं a + b, तो इट विल बी रिजल्ट एज ab। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे ये जो प्लस देख रहे हो, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में इट इज़ वर्किंग एज एडिशन, ठीक है, ये एडिशन कर रहा है। और अगर हम यहाँ देखें सेकंड वाले स्टेटमेंट में, तो इस सेकंड स्टेटमेंट में इट इज़ वर्किंग एज कॉन्कैटिनेशन। ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है। किसे कॉन्कैटिनेट कर रहा है? एक कैरेक्टर है a, दूसरा कैरेक्टर है b, तो सिंबल वही है। सिंबल यानी कि सिंबल तो प्लस का ही है, लेकिन इस स्टेटमेंट में इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स के साथ में ये डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। और इस सेकंड स्टेटमेंट में कैरेक्टर्स हैं, तो उनके साथ में ये डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। तो ये जो कैपेबिलिटी है इस प्लस की, या फिर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी इंस्टेंस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो इस एबिलिटी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। नाउ सी हाउ पाइथन इम्प्लीमेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। पाइथन किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये जो प्रॉपर एक फिगर 1 मेंशन कर रखी है उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो सी व्हाट इज हेयर, हमने कहा था कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है एक क्लास। अब इस क्लास का हमने नेम मेंशन किया डॉग, ठीक है। तो ये क्लास क्या करेगी, ये डिफाइन कर रही है दो चीज़ें, कि एक तो डॉग्स की प्रॉपर्टीज़ और दूसरे मेथड। प्रॉपर्टी में क्या आएगा? प्रॉपर्टी में आया कि कलर, आईज का कलर, उनकी हाइट, लेंथ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। मेथड में क्या आएगा? मेथड में आएगा कि वो फंक्शन क्या कौन कौन से करते हैं। वो बैठते हैं, वो लेटते हैं, सिट, ले, शेक, कई बार हाथ भी मिलाते हैं,
कम, जंप, यहाँ पे गो लगा सकते हो, यहाँ पे बार भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड हो जाएंगे। तो ये जो है कम्प्लीटली ये कुछ कॉमन फीचर्स को हमने कलेक्ट करके एक क्लास बनाया, क्लियर। अब इसी क्लास के रियल वर्ल्ड इंस्टेंस, यानी कि रियल वर्ल्ड में इसके इंस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो ये रहे। इसके हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, तो ये इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है। एक और दिस वन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और ये उसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड हो गए। कैसे? हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट को ही हम रियल इंस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। नाउ सी कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपरली डिपेंडेंट होगा क्लास पे, यानी कि इस ब्लूप्रिंट पे। और इस ब्लूप्रिंट का सारा डेटा इंक्लूडिंग इट्स प्रॉपर्टी एंड मेथड दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू दिस ऑब्जेक्ट ओनली। अब एक चीज़ आप देखोगे कि जो प्रॉपर्टीज़ क्लास में डिफाइन की गई थी और जो मेथड्स क्लास में डिफाइन किए गए थे, उसी बेस पे इस ऑब्जेक्ट के भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होंगे, उससे अलग नहीं हो सकते, ठीक। जैसे यहाँ पे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी, तो वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इस ऑब्जेक्ट की होंगी। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज एक्चुअल इंस्टेंस, ठीक है। तो एक वैरायटी ये है डॉग की, एक वैरायटी ये रही आपके सामने, और सारे के सारे मेथड्स, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी जो कि हमने क्लास में डिफाइन की है। अब यहाँ से हमें प्रॉपरली बात करनी है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की। रियलिटी में हम कोडिंग में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है, इस कंप्लीट पैराग्राफ में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ जाने से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। हम डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरह से वर्क करते हैं। तो एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में, और वो है यूज़र डिफाइंड टाइप। क्लास को हम क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने डेटा टाइप्स को स्टडी किया था, लिस्ट, इंट, फ्लोट, टपल्स वगैरह, वो डिक्शनरी वगैरह, ये सारे हमने देखे थे। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स थे सारे के सारे। इसी तरह से क्लास भी एक डेटा टाइप ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप माइंड में रखिए। और दूसरा ये कि क्लास में डेटा आइटम्स भी होंगे और मेथड भी होंगे, यानी कि कुछ वेरिएबल्स भी होंगे जिन वेरिएबल्स में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, और कुछ मेथड्स भी होंगे। अब बात आती है कि क्लास को डिफ़ाइन कैसे करना है, वो देखते हैं। हाउ टू डिफ़ाइन क्लासेस। तो देखो यहाँ पे जो ये कोड है, आपको डायरेक्टली ये कोड पे फोकस करना है, और अकॉर्डिंग टू दिस कोड हमें क्लास को डिफ़ाइन कैसे करना है। दैट इज़ ये जो क्लास लिखा हुआ है, ये सिंपल एक कीवर्ड है जो कि सिस्टम को बताएगा कि दैट वी आर गोइंग टू डिफ़ाइन क्लास। और उस क्लास का जो भी हमें नेम मेंशन करना है, वो हम इस प्लेस पे नेम मेंशन करेंगे। अब बात आती है ये डॉक स्ट्रिंग की। आपको दिख रहा है ये डॉक स्ट्रिंग को इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर रखा है। दैट इज़ ऑप्शनल है। अगर डॉक स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखते हैं हम डॉक स्ट्रिंग? सिंपल, ये वो स्टेटमेंट होते हैं, ये वो कमेंट होते हैं बेसिकली, जिसके थ्रू हम इस क्लास को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भाई हम इस क्लास को क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्या वर्किंग करने जा रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रामर, ठीक है। तो हमें सिंपल क्लास का नेम डिफाइन करना है, कॉलन लगाना है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो स्टेटमेंट्स, उसके बाद हमें उसके स्टेटमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। अब क्लास में क्या क्या हो सकता है, उसके स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब जानने से पहले एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए। सपोज़ कीजिए कि हम एक बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी बैंक में। तो जब हम उस बैंक अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो मेन चीज़ें होनी चाहिए। एक मेन
पॉइंट तो ये है कि हम उसमें अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे। तो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे या फिर अमाउंट को हम विड्रॉ करेंगे, ये मेन फंक्शन होते हैं। एटलीस्ट ये फंक्शन तो होते ही होते हैं रियलिटी में जब आप किसी बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हो। तो पॉइंट्स को होल्ड करो। पॉइंट हमने होल्ड किया, हमने कहा सबसे पहले अमाउंट यानी कि रुपीस। तो एक वेरिएबल हमें चाहिए जिस वेरिएबल में हम अमाउंट को स्टोर कर सकें, ठीक है, यानी कि रुपीस को स्टोर कर सकें। अच्छा ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि उस बैंक अकाउंट से हमें विड्रॉल करने के लिए एक विड्रॉल फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब डिपॉजिट करते हैं तो एक डिपॉजिट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये था कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें उस क्लास में मेनली 3 थिंग्स तो चाहिए ही चाहिए। एक यानी कि वेरिएबल जो कि रुपीस को होल्ड करे, दूसरा एक फंक्शन, तो ये रहा वो वेरिएबल बैलेंस, ठीक है। दूसरा एक फंक्शन जो कि डिपॉजिट करने की सारी फंक्शनैलिटी को होल्ड करने में कैपेबल हो, और तीसरा दैट इज़ विड्रॉल। तो ये रहा वो विड्रॉल फंक्शन। विड्रॉल फंक्शन वर्क करेगा कि हम अपने अकाउंट से किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं, उसकी एंटायर वर्किंग। अब हम देखते हैं। तो आप ये देखोगे कि हेयर ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड डिफाइन कर रहा है कि हम क्लास को जनरेट करने जा रहे हैं, और ये जो है बैंक अकाउंट, ये क्लास का हो गया नेम। ऑन द होल आप यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करो। तो ये हमने एक क्लास क्रिएट की है। अब क्लास क्रिएट की है, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा इससे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया क्लास, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉलन है इनको मत भूलिएगा। इसके बाद बात आती है DEF init INIT, और इसमें हमने एक वेरिएबल पास किया है सेल्फ। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए ये रहा हमारे पास बैलेंस का एक वेरिएबल। बैलेंस का ये सिंपल वही वेरिएबल है जो कि हमारे अमाउंट को होल्ड करेगा। दूसरा डिपॉजिट, ये डिपॉजिट फंक्शन है, ये अपनी फंक्शनैलिटी को यूज़ करेगा कि क्या वर्क होगा इसका वर्क ये होगा कि जब यूज़र ने बैंक अकाउंट में रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं तो इन सच वे इसका वर्क ये होगा कि उन रुपीज़ को कलेक्ट करे और उसके प्रीवियस बैलेंस में ऐड कर दे, जिससे कि न्यू बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैंने 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, तो अब मेरा अकाउंट का जो बैलेंस है वो प्रीवियस ऐड होके आएगा। प्रीवियसली अगर उसमें 10,000 थे तो अब 10,000 यानी कि प्रीवियस अमाउंट प्लस 5,000 करंट का डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट, तो ये उसको ऐड करेगा। अब ये जो विड्रॉल फंक्शन है इसका वर्किंग क्या होगी? इसकी वर्किंग ये होगी कि पहले तो चेक करें कि मैं कितने रुपीज़ विड्रॉ करना चाह रहा हूँ। अगर उतना बैलेंस है अकाउंट में तो रिटर्न करेगा, तो विड्रॉल करना परमिशिबल होगा। अगर उतना बैलेंस नहीं है तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए इनसफिशिएंट फंड का, ठीक। ये सारी बातें हो गई। तो आप देखोगे कि ये रहा फंक्शन 1, ये रहा फंक्शन 2, ठीक है, और ये रहा आपका वेरिएबल। तो इसी वेरिएबल को हम बोलते थे डेटा मेंबर। ये डेटा है हमारा, ठीक है, डेटा मेंबर। और ये जो थे डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ये फंक्शंस हैं। ये वही फंक्शन है जो कि प्रीवियस चैप्टर में हम स्टडी करके आए हैं, और आप देख सकते हो कि इनको डिफाइन भी वैसे ही किया है। ये इसका हेडर हो गया पूरा, और ये फंक्शन की बॉडी हो गई। ये विड्रॉल फंक्शन का कंप्लीट हेडर है, और इस विड्रॉल फंक्शन की कंप्लीट बॉडी ये हो गई। तो इतनी तो बात हो गई इंटरनल वर्किंग की। अब कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं इस क्लास में, उस पर बात करते हैं। उससे पहले ज़रा इस पेज को सेट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। यस, नाउ सी, जो अभी कुछ बातें बताई हैं उनमें से मोस्टली यहाँ पे आपको इन सभी लाइंस में विजिबल होंगी। इसको आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा।
अब हमें जो बात करनी है मेनली वो बात करनी है कि भाई ये इनिट क्या होता है, ये इनिट क्या होता है, ये सेल्फ क्या होता है। ठीक है, मेनली हमें फोकस इस पे करना है। तो नाउ सी हियर, इनिट क्या होता है। दिस मेथड इनिट creates instance of class and defines instance that is objects of variable। इस init का यूज़ हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि जिससे कि क्लास का एक इंस्टेंस डिफाइन किया जा सके। ठीक है, तो क्लास का वो इंस्टेंस यहाँ पे ये रहा। ये जो आप सेल्फ देख रहे हो, इस सेल्फ की वर्किंग क्या होती है वो भी हम अभी आप बात करेंगे उस पर भी। एक पॉइंट ये अपने माइंड में होल्ड करके रखिए कि ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ आपको आपकी सारी ही क्लासेस में क्रिएट मेंशन करना पड़ेगा। क्यों मेंशन करना पड़ेगा वो अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये केवल एक क्लास डिफाइन की है। इस क्लास के ये जो भी डेटा मेंबर हैं या फंक्शंस हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अभी ऑब्जेक्ट और क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट इस सेल्फ में आता है। ठीक है, ये अभी क्लियर हो जाएगा, आगे चलते हैं। ये बैलेंस क्या है, ये जो बैलेंस है ये वेरिएबल है। इसी वेरिएबल में हमें अमाउंट को स्टोर करना है। इट इज़ रिटन ओवर हेयर इंस्टेंस वेरिएबल। देखो इंस्टेंस वेरिएबल ये बोल रहे हैं, आप इस इंस्टेंस को ऐप कर दो यहाँ से। अगर आपको ठीक से समझना है तो फिर बेटर होगा कि आप इसको केवल वेरिएबल ही बोलें। ठीक है, हेयर वेरिएबल बैलेंस इज क्रिएटेड। ये बैलेंस जो है वेरिएबल क्रिएट किया जा रहा है। ये henceforth every object of this class will have a variable namely balance। यानी कि इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस बैलेंस को यूज़ करेगा। ठीक, क्योंकि ये बेसिक इंस्टेंस है। बैंक अकाउंट की क्लास में बैलेंस जो ये वेरिएबल है, विदाउट दिस वेरिएबल वी कैन नॉट मेक दिस क्लास फंक्शनिंग। अब बात करते हैं कि ये इनिट क्या होता है। ठीक है, तो द वेरिएबल इनिशियलाइज्ड इनसाइड इनिट फंक्शन आर इंस्टेंस वेरिएबल एंड बिकम्स पार्ट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। देखो ये जो इनिट है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड है। इस मेथड के थ्रू या फिर इनसाइड दिस फंक्शन वी क्रिएट्स ऑल द वेरिएबल विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन अ क्लास। इस क्लास में हम जितने भी वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, फ़िलहाल हमने केवल बैलेंस नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया है। तो बैलेंस के को अगर हम छोड़ दें, अगर हमें x, y, z या फिर ABC हम लेते थे, ठीक है, उस टाइप के वेरिएबल्स भी अगर हमें डिफ़ाइन करने हैं तो वो इस इनिट मेथड में ही डिफ़ाइन किए जाते हैं यहाँ पाइथन में। इसलिए पाइथन में ये जो आप देख रहे हो इतनी कोडिंग ये आपको करनी ही पड़ेगी, दैट इज़ डिफाइनिंग इनिट सेल्फ। इनिट क्या है, इनिट एक इंटरनल फंक्शन है क्लास का। इसका हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम इसके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकें। हमें सारे वेरिएबल्स यहीं पे डिफ़ाइन करने होंगे। जो वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे उन्हीं वेरिएबल्स को हम यहाँ इस फंक्शन में या फिर यहाँ इस फंक्शन में एक्सेस कर पाएंगे। अगर हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया यहाँ पे बैलेंस को, तो हम यहाँ बैलेंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ, दिस सेल्फ विल होल्ड द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, अभी हम आगे यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस होल्ड करेगा। ठीक है, और
ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस वेरिएबल को हम सेल्फ की हेल्प से ही क्रिएट करेंगे। सेल्फ डॉट बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी सेल्फ की हेल्प से हम फर्दर इन सारे फंक्शंस में इसको एक्सेस करेंगे। विदाउट सेल्फ वी कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल बैलेंस। तो एक पॉइंट ये हो गया कि ये जो बैलेंस यानी कि वेरिएबल है, इस वेरिएबल को एक्सेस करना है या फिर क्रिएट करना है तो हमें सेल्फ की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों लेनी पड़ेगी? इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि सेल्फ ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करके रखता है। ऑब्जेक्ट क्या है? अभी आगे आने वाला है। तो अभी हम सिर्फ क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो हम अभी नेक्स्ट पेज पे बताने जा रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये सेल्फ का यूज़ कहाँ पे होगा? दूसरा ये कि whenever we are going to define a class, whenever we are going to define a function, तो उस फंक्शन में, so in that function the first parameter what we will have to pass will be self। देखो यहाँ भी सेल्फ का यूज़ किया है, यहाँ भी सेल्फ का यूज़ किया है। फर्स्ट पैरामीटर में सारे के सारे फंक्शंस में आपको सेल्फ का यूज़ करना ही करना है। इसका फ़िलहाल क्यों करना है? इसका फ़िलहाल मेरे पास आंसर यही है क्योंकि सेल्फ ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा इंस्टेंस है फ़िलहाल के लिए जो हमारे रियल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करेगा। यानी कि जितना भी डेटा हम इस क्लास से प्रोसेस करेंगे वो सारा का सारा स्टोर होने जा रहा है एक ऑब्जेक्ट में। वो ऑब्जेक्ट कौन सा है अब उसे देख ही लेते हैं। ये जो आप नेक्स्ट पेज पे देख रहे हो ये सारी वही बातें हैं जो अभी आपको एक्सप्लेन की गई थी। हेयर इट इज़ ऑल्सो रिटेन, देखिए सेल्फ के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एवरी मेंबर फंक्शन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हेडर मस्ट हैव फर्स्ट पैरामीटर एज सेल्फ, ठीक है। लेकिन क्यों सेल्फ को लेना है ये मैंने आपको बता दिया था अभी। अच्छा, इसके बाद ये जो है इनिट, ठीक है। इनिट ये मेथड क्या होता है इसको भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। और एक चीज़, ये वाला जो कोड है ये आपने ऊपर देखा ही होगा। इस कोड का मतलब क्या है कि सेल्फ की हेल्प से हम बैलेंस वाले वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं और बैलेंस वाले वेरिएबल में हमने 0 एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, ठीक। तो इनिट वाला जो फंक्शन है यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ये हमें सारी क्लासेस में लेना ही लेना होगा। ये स्टार्टिंग में अंडरस्कोर हैं, 2 अंडरस्कोर हैं साथ में ही, फिर INIT लिखा हुआ है, फिर 2 अंडरस्कोर और हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये इंस्टेंस पढ़ के कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, इसको आप रीड कीजिए। और मैं इसको यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे दोनों की बातें सेम ही होती हैं। नाउ सी, क्लास के ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट है यही एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू हम क्लास के वेरिएबल्स को और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट एक्सेस इवन अ सिंगल कोड फ्रॉम द क्लास। कैसे करते हैं वो देखते हैं। सी, हमें ऑब्जेक्ट का नेम मेंशन करना है यहाँ पे, और उसके बाद क्लास का नेम मेंशन करना है और ब्रैक्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा AC1213, उसके बाद लिखा बैंक अकाउंट के ही नाम से अभी हमने क्लास बनाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा AC1213 ये एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसकी जगह पे आप OBJ1 या फिर A या फिर XYZ कुछ भी मेंशन कर सकते हो। ये यहाँ पे इन्होंने जो ले रखा है 1213, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने ये शो किया है कि ये अकाउंट नंबर है 1213, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ अपने माइंड में आप और स्टोर करके रख लीजिए,
और वो ये है, जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का नेम मेंशन करते हुए, तुरंत ही वो क्लास एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने वो क्लास को कॉल कर लिया, समझ रहे हो? यानी कि वो हमारा प्रोग्राम, इट मीन्स कि जिस तरह से मेन का वर्क था, जैसे कि हमने फंक्शंस में देखा था कि फंक्शन को हमने क्रिएट किया, उसके बाद मेन फंक्शन में जैसे ही उस फंक्शन को हम कॉल करते थे तो हमारी फंक्शन की कोडिंग स्टार्ट हो जाती थी, एग्जीक्यूट होना। इन द सेम वे हमने जैसे ही ये कोड मेंशन किया यहाँ पे, यानी कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, ये एक क्लास है और ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हमारी क्लास बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एज यू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग द सिमिलर स्टेटमेंट। जैसे ही आप सिमिलर स्टेटमेंट लिखते हो और दोबारा से एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, देखो हियर वी हैव यूज्ड AC1213, तो अकाउंट नंबर 1213 की सारी डिटेल इस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहाँ जाएगा? इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जाएगा यहाँ पे सेल्फ में। ठीक है, तो ये सेल्फ के थ्रू ही हमारे ऑब्जेक्ट में सारी की सारी वैल्यूज स्टोर होंगी। अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो उससे रिलेटेड सारी वैल्यूज इस ऑब्जेक्ट में स्टोर होंगी मेमोरी में प्रॉपर, और दूसरा ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे स्टोर होगी। ओके, नाउ हियर यू कैन सी स्मॉल कोड ऑफ क्लास। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक क्लास को क्रिएट किया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने क्लास को क्रिएट किया है। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, DEFPRN, यानी कि हमने डिफाइन किया है एक फंक्शन का नेम है PRN यानी कि प्रिंट, और प्रिंट में हमने सेल्फ पास किया है। ठीक है, अब क्या किया है, नेक्स्ट जो स्टेप है वहाँ पे हमने सिंपल कमांड दे रखी है प्रिंट हेलो। अब इस क्लास का वर्क क्या होगा, इस क्लास का वर्क ये होगा कि जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। नाउ सी A1 = A, तो ये हमने ऑब्जेक्ट लिखा और ये क्लास का नेम है, और जैसे ही हमने इतना कोड मेंशन करेंगे तुरंत हमारी ये वाली जो क्लास है ये क्लास कॉल हो जाएगी, और ये क्लास जब कॉल हो जाएगी तो प्रिंट वाला ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो आप देख रहे हो हेलो, ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर इसमें इनिट वाला मेथड तो हमने लिखा नहीं, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि इनिट वाला जो मेथड है, फर्स्ट पॉइंट तो ये कि जब आप अपने आप से वेरिएबल्स को डिफाइन करना चाहते हो तो उसे लिखना कंपलसरी है। ठीक है, बट अगर वेरिएबल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं तो आप उसे टाइप मत कीजिए। इट इज़ रिटन हियर कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और इन्वोक हो जाएगा पाइथन के थ्रू। ठीक, द इनिट मेथड इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली, यानी कि ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है बाय पाइथन एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको क्रिएट करते हैं इनिट वाला ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। एक बात ये यहाँ पे ख़त्म हुई। नाउ सी here there are some codes written on the screen, these all, ये सब क्या हो रहा है? सबसे पहले इन्होंने लिखा है ऑब्जेक्ट नेम, ये रहा ऑब्जेक्ट नेम। आफ्टर दिस इंस्टेंस वेरिएबल नेम, तो इंस्टेंस वेरिएबल नेम मीन्स वेरिएबल का नेम जो कि हमने क्लास में मेंशन किया था, दैट इज बैलेंस, तो ये बैलेंस लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है इन्होंने 5000, ये आखिर कर क्या रहे हैं? यहाँ पे लिखा है AC1213, अब यहाँ पे लिखा है AC1377, और बैलेंस वेरिएबल लिखा है, उसके बाद एक वैल्यू लिखी है। उसके बाद यहाँ पे भी बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो किया है, यहाँ पे +=2000 लिखा हुआ है। अच्छा,
लेकिन इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट दिस बैलेंस। यहाँ पे ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये फिर से वही ऑब्जेक्ट का नेम ले रहे हैं और बैलेंस जो हमारा वेरिएबल है वो ले रहे हैं। इस पे बात कर लेते हैं 2 मिनट। एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारी क्लास तो एक ही थी, तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँ तो मेरी क्लास तो ये सिंगल थी, और इस क्लास में मैं लिख देता हूँ बी फॉर बैलेंस। बैलेंस का एक वेरिएबल था, ठीक है, तो वो वेरिएबल हो गया यहाँ पे। अब इस क्लास के हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, दैट इज़ ये हो गया AC1213 के लिए, ये हो गया AC1377 के लिए, ये हो गया AC, ठीक है, यही दो, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक। तो अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, वी आर सेइंग दैट दिस ऑब्जेक्ट अकाउंट 1312 का ऑब्जेक्ट ज़रा बैलेंस देना, और बैलेंस देने में हम क्या कर रहे हैं 5000, उसमें हम 5000 को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अकाउंट नंबर 1, अब ये जो क्लास है ना, पहले इस बात को सुन लो कि ये क्लास एक सिंपल क्लास है जो कि एक ब्लूप्रिंट है, और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वर्क करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है इसका वो ये रहा, ऑब्जेक्ट 1213, सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया 1377। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका ये अपने अकाउंट नंबर की सारी डिटेल्स को होल्ड रखेगा, दैट इज़ दिस वन। और ये जो ऑब्जेक्ट है सेकंड वाला हमने बनाया है AC1377, ये अपने अकाउंट के लिए सारी की सारी वैल्यूज़ को स्टोर करके रखेगा। तो हम यही कर रहे हैं सिंपल कि क्लास तो एक है लेकिन ऑब्जेक्ट मल्टीपल है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर रहे हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि अकाउंट नंबर 1213 में जो बैलेंस था उस बैलेंस में प्रीवियस बैलेंस में 2000 ऐड कर रहे हैं। तो पहले 5000 था और अब कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। एक बात ये, अच्छा अगर आपको प्रिंट करना है, अगर प्रिंट करना है किसी क्लास की किसी डिटेल को, तो सपोज कीजिए बैलेंस को आप प्रिंट कर रहे हो, तो प्रिंट फंक्शन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम ये आ गया, ऑब्जेक्ट के नेम के साथ में ही बैलेंस को यूज़ करोगे तभी वो एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए ऑब्जेक्ट 1213 में पहले 5000 था, उसके बाद 2000 ऐड हो गया, तो अब ये जो है ये प्रिंट कर देगा 7000, अगर और कोई बैलेंस इसमें नहीं था प्रीवियसली तो, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा। तो अगर हम क्लास से बाहर किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं देन वी विल हैव टू प्रोसेस दिस प्रोसीजर, यानी कि दिस वन, ये जो सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम क्लास के अंदर ही किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, इन दैट केस विल हैव टू यूज़ सेल्फ। तो ये हमने सेल्फ का यूज़ किया। तो अगर क्लास की डेफिनेशन के अंदर वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो सेल्फ के थ्रू होगा, और अगर बाहर यूज़ कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। इस बात को माइंड में रखिएगा। आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिंग मेंबर फंक्शंस। देखो अभी जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया इस वाले पार्ट में, इस पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है हमें, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इस टॉपिक में बताया है किस तरह से हमें मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है। मेंबर फंक्शन कौन से थे भैया, मेंबर फंक्शन थे डिपॉजिट और विड्रॉल। कैसे एक्सेस करना है, देखो ये जो कोड मेंशन कर रखा है ये तो सिंपल वही कोड है जो आपके उस प्रोग्राम में था फिगर 2 में, ठीक है। एक्सेस कैसे करना है वो सिंपल यहाँ पे देखते हैं हम डायरेक्टली। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। नाउ सी जस्ट अ मिनट किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो ये तो वो पार्ट हो गया प्रोग्राम का,
अच्छा, आपसे पहले ही बताया जा चुका है कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखो हमने ऑब्जेक्ट लिखा, हियर वी आर यूजिंग टू इन्वोक दिस मेथड। कौन सा मेथड? ये वाला डिपॉजिट वाला मेथड जो है, इसको हम इन्वोक कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे आप ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद जो फंक्शन का नेम है, ये था फंक्शन का नेम, तो ये हमने फंक्शन का नेम लिख दिया। अब क्या किया हमने, इस अमाउंट को पास किया 3000, तो 3000 ये जो वैल्यू हमने पास की, ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी। ठीक है, बैलेंस में, सॉरी बैलेंस को चेंज कर देगी। ये कैसे चेंज कर देगी? प्रीवियस बैलेंस में इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे रिसीव किया है, और ये कौन सा किया है? 3000। ठीक है, तो इसको रिसीव करके ये चेंजेस कर दिए जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ वी एक्सेस अ मेंबर फंक्शन, यानी कि हम क्लास के फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं वो यहाँ से पता चला हमें। अब आप कहोगे सर पैरामीटर तो 2 थे इसमें, आपने सेल्फ वाले पैरामीटर में तो कुछ फिल ही नहीं किया। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वी डू नॉट सेंड एनी वैल्यू इन द पैरामीटर सेल्फ। सेल्फ में हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं कभी भी, ये पाइथन ऑटोमेटिकली सेंड करती है। और फिर से बता रहा हूँ 4th या 5th टाइम के सेल्फ में हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर रहता है। यानी किसका रेफरेंस स्टोर रहता है? इसका, यानी कि मेमोरी में कोई इस तरह से स्पेस होगा, इसका एड्रेस होगा। सपोज कर लिया कि इस मेमोरी का एड्रेस 1055 है। ठीक है, और इसमें कई सारी स्पेसेस होंगी अलग अलग। ठीक, तो वहाँ पे सॉरी स्पेसेस तो नहीं होंगी यहाँ पे, क्योंकि ये वेरिएबल जो है ये सिंगल इंटीजर या फ्लोट ले रखा होगा। तो ये जो है, ये एड्रेस जो है 1055 वो यहाँ पे जा रहा है, और जो भी वैल्यू अब ये आई 3000 होने के बाद, ये प्लस होने के बाद जो भी फाइनल बैलेंस होगा, वो फाइनल बैलेंस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सेल्फ को हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है यहाँ पे, अब एक प्रोग्राम है जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही मेंशन किए हुए हैं, और इसको हम बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट करेंगे खुद से। सो इट इज़ रिटन हियर, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन ए क्लास टू सिमुलेट बैंक अकाउंट। फिर से बैंक अकाउंट की ही बात कर रहे हैं, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट का एक प्रोग्राम बनाना है आपको, और उसको इम्प्लीमेंट करना है क्लासेस की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 में, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ टिक करता जाऊँगा। ये तो सिंपल क्लास को डिफाइन किया गया। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये डॉक स्ट्रिंग है। डॉक स्ट्रिंग है मीन्स कॉमेंट है एक तरह से, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने कि हमने एक एट्रीब्यूट लिया है। एट्रीब्यूट क्या लिया है? देखो बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ये, जो कि गलत है। आप सिंपल लिख सकते हो कि ये एट्रीब्यूट नहीं, आपने यहाँ पे एक डेटा मेंबर लिया है। डेटा मेंबर में क्या लिया है? एक वेरिएबल लिया है सिंपल बैलेंस। बैलेंस क्या करेगा? होल्ड करेगा अमाउंट में जो भी मनी होगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉक स्ट्रिंग। नेसेसरी नहीं है इसको लिखना, नहीं लिखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, आगे क्या है? ये देखो डिफाइन इनिट। ठीक है, इनिशियलाइज कर रहे हैं, वही सेल्फ वेरिएबल आ गया। इस सेल्फ वेरिएबल में क्या होगा? इस सेल्फ वेरिएबल में ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो रेफरेंस कहाँ पे आएगा? इस सेल्फ में आएगा। ठीक, और ये क्या कर रहे हैं हम? सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हम उस रेफरेंस पे, यानी कि उस मेमोरी एड्रेस पे बैलेंस का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम 0 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगेन डिफाइन कर रहे हैं हम एक फंक्शन। फंक्शन में फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट जाता है, ये आपको प्रॉपर टाइप करना पड़ेगा। दूसरा अमाउंट। ठीक है, सेकंड जो है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेल्फ डॉट बैलेंस, कि हम यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन है, इससे हम कह रहे हैं सेल्फ भैया ज़रा बैलेंस देना। ठीक है, वो बैलेंस आएगा यहाँ पे। तो फिर से हम सेल्फ डॉट बैलेंस, सेल्फ जो भी बैलेंस में वैल्यू थी वो देगा।
उसमें हम अमाउंट को ऐड कर देंगे, और ये रिटर्न वाले फंक्शन से तो आप लोग वेल नोन हो ही। इन द सेम वे दिस इज द वर्किंग ऑफ थर्ड मेथड, दैट इज विड्रॉल। इसकी वर्किंग भी आई थिंक समझ में आ रही होगी। देखो ये जो बैलेंस वेरिएबल हमने लिया है स्टार्टिंग में, इस बैलेंस वेरिएबल को जहाँ भी यूज़ करोगे तो सेल्फ के साथ में ही यूज़ करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट बैलेंस का यूज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल हमने यूज़ किया है सेल्फ के थ्रू, ठीक है। और क्लास में जहाँ भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, inside the class we will have to access this variable by self, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये ऑब्जेक्ट है अकाउंट नंबर 2001 का, ठीक है, और ये तो वही क्लास का नेम भाई, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा कि एक्चुअली जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तुरंत ही हमारी जो क्लास है हम उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हेन आई राइट दिस कोड, तो एग्जीक्यूशन जो है, अब देख रहे हो मेन प्रोग्राम सिर्फ इतना है, यहाँ पे एक लाइन का मेन एग्जीक्यूशन यहाँ चला जाएगा इस क्लास पे। क्लास का नेम हमने मेंशन किया हुआ है ना, इसलिए। अच्छा, तो अब क्लास एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या लिखा है, सॉरी ये एक लाइन का नहीं है, मेन प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक का है ये, ठीक है। तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारी क्लास एक्सेसिबल हो गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद वी हैव रिटन AC001 डॉट डिपॉजिट 11,000। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा हमने अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू डिपॉजिट वाले फंक्शन को कॉल किया। तो अब सिंस हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है बैंक अकाउंट के लिए, तो बैंक अकाउंट वाले ही डिपॉजिट में ये डायरेक्ट एक्सेस करेगा, ठीक है, और वहाँ पे 11,000 को ऐड कर देगा बैलेंस में, और बैलेंस हमारा इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। और ये रहा विड्रॉल वाला फंक्शन, इसको भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यूज़ किया है हमने, और ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट है बैंक अकाउंट का। तो फिर ये क्या करेगा, सीधे विड्रॉ वाले मेथड को एक्सेस करेगा और विड्रॉल की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, एंड दिस इज द आउटपुट। सो दैट वाज क्लास। क्लास में किस तरह से वेरिएबल क्रिएट करना है, किस तरह से मेथड्स को क्रिएट करना है, दैट वाज ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, उसमें हम क्लास के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, इसको अच्छे से समझ लेना। और क्लास के कॉन्सेप्ट को अगर समझ नहीं पाओगे तो पिकल मॉड्यूल समझ नहीं पाओगे। पिकल मॉड्यूल में क्या करना है, सीरियलाइजेशन करना है या फिर नहीं करना है, वो सारी कुछ बातें करेंगे हम उसमें। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड बिफोर स्टार्टिंग डेटा फाइल हैंडलिंग अगेन, क्योंकि उसमें एक टॉपिक और रह गया है आपका, वही पिकल मॉड्यूल, तो बेटर होगा कि उसको समझने की कोशिश पहले से कर लो। पहले तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ लीजिए क्लासेस के एंड ऑब्जेक्ट्स के, उसके बाद हम पिकल मॉड्यूल कल अपलोड करेंगे, ठीक है। स्टडी हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।